quick review of what we did yesterday, and then we are going to start with today's lecture. कल हमने जो है we talked about the equation of motion, and we wrote this equation of motion in terms of its normal and tangential coordinate system. That is, we resolved this force, the unbalanced force which is acting on the particle, as well as the acceleration of this particle into its components along the tangential axis, normal axis, and binormal axis. So आपने both forces और acceleration को resolve कर लिया था, जिससे आपके पास ये जो vector equation थी, equation of motion, इससे आपके पास तीन scalar equations आई थी, summation ft equal to mat, summation fn equal to man, summation fb equal to mab. Since the particle is constrained to move within the anti-plane, so आपके पास summation fb जो है वो equal to 0 आ गया था. फिर हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी जिसमें हमने देखा था कि summation fb 0 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बायनॉर्मल डायरेक्शन में आपके पास कोई फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही, रादर आपके पास कुछ फोर्सेज बायनॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, लेकिन वो तमाम फोर्सेज एक दूसरे को जो है वो बैलेंस कर रही होंगी. जहां तक ताल्लुक इन दो इक्वेशंस का है, summation ft equal to mat and summation fn equal to man, you need to apply the kinematics as well for relating the acceleration with velocities and times wherever required. So AT की अगर हम बात करें तो AT हमारे पास v डॉट के बराबर होता है, और इसके अलावा an की अगर हम बात करें तो an हमारे पास एज पर द डिस्कशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ लास्ट चैप्टर an इज बेसिकली v स्क्वायर ओवर रॉ के बराबर होता है. सो यू नीड टू सम ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस एंड पुट देम इक्वल टू mat. सिमिलरली यू आर गोइंग टू रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द नॉर्मल एक्सिस एंड पुट देम इक्वल टू man or mv स्क्वायर ओवर रॉ, एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व these equations in order to find out those unknown quantities. As we have discussed earlier, this chapter which is kinetics of a particle, force and acceleration, so whenever you need to require the relationship between forces and acceleration, आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं. वो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में हमने लास्ट वीक देखा था, इस वीक हम एंटी कोऑर्डिनेट्स में देख रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको आर थीटा जी कोऑर्डिनेट्स में जो है वो देखेंगे. इसके अलावा फिर हमने कल बात की थी एग्जांपल 13-7 की, जिसमें बाकी चीजें तो क्लियर थी सारी. फ्री बॉडी डायग्राम आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, सिर्फ इसमें जो एक डिस्कशन पॉइंट था वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन के हवाले से था, because we defined that the friction force always acts in a direction which is opposite to the relative motion between the two surfaces. up till now, इससे पहले तक जितने हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जनरली जिसमें फ्रिक्शंस इन्वॉल्व थी, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स में, बल्कि ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स में कहानी कुछ इस तरह की थी कि आपके पास एक फिक्स सरफेस था जिसके ऊपर एक पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा था. तो रिलेटिव मोशन उस केस में सच नहीं आ रहा था, आपके पास पार्टिकल था जो कि एक स्टेशनरी सरफेस में मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शन जो है वो उस डायरेक्शन, उस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी. लेकिन ये वाला प्रॉब्लम ऐसा आ गया था जिसमें आपके पास दोनों सरफेसेस मूव कर रहे थे और उन्हें हमें इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है जिसके ऊपर, वो उसका डायरेक्शन जो है वो जज करना था. उसके लिए फिर हमने वो रिलेटिव मोशन वाली कहानी जो है वो इस्तेमाल की थी कि हमने किया क्या था कि हमने देखा था कि दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो किस तरह का है, और अकॉर्डिंगली फिर हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो जज करके उसको जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया था. सो ये हमने कल के लेक्चर में एग्जांपल सॉल्व की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल 13-9, और फिर हम एक या दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा अगले टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद फिर हम जो है वो क्विज नंबर 1 कंडक्ट करेंगे. Okay, so starting with today's lecture with example 13-9, आपके पास एक particle है which is the 60 kg skateboarder and it coasts down the smooth circular track. So the track is smooth. So अगर track smooth है, it means कि you are not going to include this force of friction in your analysis as far as this example is concerned. Now, if the particle or if the skateboarder starts from rest when theta is equal to 0 degrees, so it starts from rest from this position at which theta is equal to 0 degrees, you need to determine the magnitude of the normal reaction which this track exerts on him at theta equal to 60 degrees. So once this particle reaches to theta equal to 60 degrees, ये आपके पास वो theta है, so once this theta reaches to 60 degrees, what is going to be the normal force which this track exerts on the particle? Neglect this size for calculation. It means कि you are taking, you are assuming it as a particle, और आप अपनी analysis जो है वो as a particle लेके जो है वो perform कर रहे होंगे. Okay, first of all, starting with drawing the free body diagram of this particle. So this is going to be, this is the position of the particle. आपके पास जो tangential axes आ रही हैं वो ये axes आएंगी which are being defined tangent to the curve, and accordingly आपके पास जो normal axes आएंगी they are going to be perpendicular to the tangential axis towards the center. तो ये आपके पास normal axes आ जाएंगी. So t axis और normal axis, ये दो axes आपके पास यहाँ आ गई हैं. Do you require binormal axis in this problem? No, sir. क्योंकि आपका जो मोशन है वो सारा एंटी प्लेन में हो रहा है. द बायनॉर्मल एक्सिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस एंटी प्लेन सिंस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्टिंग अलोंग द बायनॉर्मल एक्सिस. सो आपको समेशन एफ बी की जो है वो जरूरत नहीं है. द टू इक्वेशंस व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर आर समेशन एफ एन एंड समेशन एफ टी वाली इक्वेशंस जो है उनको हम इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो ये हमारे पास दो एक्सिस हमने डिफाइन कर दिए हैं. नाउ कमिंग टू द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल. The first one is the weight of the particle
which would be acting downwards. So हमने weight को जो है वो vertically downwards draw कर लिया. So this is going to be the weight of the particle which would be acting vertically downward. What should be the other force which is involved here? Normal force. It is the normal force. किस axis के along वो act करेगी? N axis. So it is going to act along the n axis. So n axis के along हमने से ये normal force draw कर ली, which is this normal force NC. और कोई force जो आप समझते हैं कि यहाँ आनी चाहिए? कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल. नहीं, देखिए सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल इस तरह की फोर्सेस हम शो नहीं करते हैं ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस या रिएक्शन फोर्सेस आप जो है वो शो कर रहे होते हैं. ओके, NC और W. व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? सर वो स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, उसने मेंशन किया. क्योंकि स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है तो फ्रिक्शन नहीं आएगी. इन केस के स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ना होता तो देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? टुवर्ड्स द लेफ्ट. Towards the negative t axis. Yes, sir. Okay? So the force of friction in that case, if the track is not a smooth track, then the force of friction would be acting towards the negative t axis. But however, since it is given to us that this is a smooth circular track, so we are not going to include force of friction here. Okay, so these are the forces which are acting on this particle. So if that angle is theta, so this angle should also be equal to theta. ऐसा ही है, ये theta ही होगा. W जो t axis के साथ बना रहा है. Yes, sir. Okay, now how we are going to solve it? Anyone volunteer जो बता सके? सर ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको रिजॉल्व करेंगे और उसके फिर y कंपोनेंट जो वेट के साथ इक्वल करेंगे तो उसे नॉर्मल कंपोनेंट मिल जाएगा. Basically what we are going to do is we are going to apply summation ft equal to MAT. That is the equation of motion is being applied along the tangential axis. Now can any one of you tell me what are the forces which are acting along the tangential axis in this free body diagram? तो वेट के कंपोनेंट से जा रहा है. सिर्फ वेट का कंपोनेंट है. सो कौन सा कंपोनेंट? इज इट गोइंग टू बी कॉस कंपोनेंट ऑफ वेट और साइन कंपोनेंट ऑफ वेट? Cos component of weight, positive, negative? Positive. So W cos of theta should be equal to MAT. Let me say that this is my equation number 1, which I have written the equation of motion along the tangential axis. Okay, now moving to the normal axis and applying the same equation of motion, summation Fn equal to MAN. What are the forces which are acting along the n axis? Anyone volunteer? Normal force and one of the component of weight. Okay, so one is the normal force, which is this NC acting towards the positive n axis. The other one is the component of weight, and since we have included the cos component along in the tangential equation, so यहाँ आपका sin component आना चाहिए. Should it be positive or negative? So it should be negative. NC minus W sin theta should be equal to mv square over rho. So मैं कहता हूँ ये मेरे पास equation number 2 आ गई है. So we have written the equation of motion along the normal and tangential direction, जिससे हमें ये दो equations मिल गई हैं. As far as the number of unknowns are concerned, थोड़ा सा इन equations को अगर गौर से देखें, इन equations में हमारे पास जो एक unknown है, it is this velocity which is unknown to us. The normal reaction force, it is again unknown to us. इसके अलावा this AT is also unknown to us. So we have 3 unknowns. Although AT की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहूँ तो फाइंड कर सकता हूँ by putting theta equal to 60 degrees in equation number 1. I can get the value of AT. फाइंड कर सकता हूँ AT की वैल्यू. जी सर. चलिए सपोज मैं AT की वैल्यू फाइंड करता हूँ और AT की वैल्यू आ जाती है से x और यूनिट्स क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कोई भी वैल्यू आ जाती है x मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद सोल्यूशन हमारा मजीद कैसे प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 से AT की वैल्यू मिल गई है बट इक्वेशन नंबर 2 में NC और V दोनों इन्वॉल्व है और दोनों अननोन है. इट मींस के एक इक्वेशन में दो अननोन्स, वी विल बी रिक्वायरिंग at least one of these values from some other means so that we can find out the other one.
सर AT से V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? सर देखेंगे अगर A की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ मैंने 80 की वैल्यू फाइंड की बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। मुझे 80 की वैल्यू मिल गई x मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एनी वैल्यू। सो शैल आई अस्यूम दैट द 80 इज कांस्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम? यस सर कांस्टेंट। अच्छा चले, मेरे तारिक आप ही जवाब दे रहे हैं ना ये? जी सर। चलें तारिक, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। मेरे पास एक्सेलरेशन है a इक्वल टू, सपोज किसी प्रॉब्लम के लिए a इक्वल टू 3t, ठीक है? और मैं आपसे कहता हूं t की वैल्यू आप 2 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, तो t की वैल्यू 2 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या अब मैं ये 6 वैल्यू देख के ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो सर, ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमें पता बेसिकली चला। एक्सेलरेशन वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? 3t था ना, तो एक्सेलरेशन वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो t के उस इंस्टेंट की वैल्यू डाली मैंने, तो एक्सेलरेशन की एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई। सो अब अगर मैं इस प्रॉब्लम पे देखूं, मेरे पास 80 की वैल्यू ऑल्दो x मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है, लेकिन ये इक्वेशन क्या कह रही है कि 80 बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इट मींस दैट 80 इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। जो जो थीटा चेंज होगा 80 की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो रही होगी, ऐसा ही है। So it is now not a constant quantity, it is varying with respect to theta. So if 80 is varying, how we are going to then relate 80 with v? सर अभी थीटा के साथ काइनेमेटिक इक्वेशन होती है? देखें, थीटा के साथ चेंज होने का मतलब क्या है कि टी के साथ चेंज हो रहा है ना, हर इंस्टेंट पे टाइम चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली 80 चेंज हो रहा है। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स रिवाइज करें। अब अगर 80 वेरिंग हो रहा है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड टी, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन 80 एंड v नाउ? A equal to dt divided by d theta। ये कौन सा रिलेशनशिप लेकर आए? थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश करें। मैं 30 सेकंड देता हूं तमाम स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा सोच लें। चैप्टर नंबर 12 की मैं बार बार कह रहा हूं, काइनेमेटिक्स को भूलना नहीं है, बिकॉज काइनेमेटिक्स आपकी हर प्रॉब्लम में किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल होनी है। हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट 80 थीटा एंड v? एक बात तो तय है कि 80 इज नॉट कांस्टेंट, इट मींस कि आप वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस को साइड पे रख दें। यू नीड टू अप्लाई दोस 3 जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो उन 3 जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस में क्या कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर सकें यहां? जी, एनीवन वॉलंटियर? अच्छा चलें, हम बात करते हैं 3 काइनेमेटिक इक्वेशन में है कौन सी, कोई बता सकता है जनरल इक्वेशंस? v इज इक्वल टू u प्लस 80 ये वाली जो होती है? नहीं, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली है ना। हाँ, कांस्टेंट वाली है, हाँ। कांस्टेंट के अलावा जो 3 जनरल इक्वेशंस थी काइनेमेटिक्स की, जो बिल्कुल पहले चैप्टर में, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। V is equal to ds divided by d theta। yes, ds by dt, और इस तरह a is dv by dt. what about the third equation? अच्छा a जो vdv वो वाली थी? जी, a ds इक्वल टू v dv। तो क्या ये रिलेशनशिप हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ फॉर रिलेटिंग 80 v and theta? can't we use this relationship? because from equation number 1 we can write 80 is basically, अगर मैं w को mg के तौर पे लिखूं तो mm कैंसिल हो जाएगा, 80 आपके पास g cos थीटा है, ऐसे ही है। so putting the value of 80 to be equal to g cos of theta equal to v dv, लेकिन ये cos थीटा आया हुआ है और हम ds कर रहे हैं, तो क्या is there any relationship between ds and d थीटा? क्योंकि d थीटा होगा तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना दोनों साइड्स को। is equal to r theta। Yes, that's correct. S equal to R या rho theta. So ds equal to rho d theta. Rho यहाँ क्या है 4. So आप ds को हटा के यहाँ 4 d theta लगा देंगे और अब आप दोनों साइड्स को
इंटीग्रेट करेंगे। सो कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये वो फ्री बॉडी डायग्राम है जो कि अभी हमने इससे पिछली स्लाइड पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो ड्रॉ की थी। राइटिंग द इक्वेशन समेशन एफ एन इक्वल टू एम ए एन, वी आर गोइंग टू गेट दिस रिलेशनशिप जो कि हमने पिछली स्लाइड पे लिखा था, एन सी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर रॉ। Similarly, applying the equation along the tangential axis will give you W cos theta equal to MAT. Accordingly, AT would become equal to G cos theta, and the value of G is 9.81. So AT would become 9.81 cos of theta. So now applying the equation AT ds equal to V dV, it means that 9.81 cos theta ds should be equal to V dV. और जैसे अभी हमने बात की है, चूंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं with respect to theta, तो इस ds को भी हम in the form of d theta लिख लेंगे. So ds is rho d theta. And rho is 4 here, so it would become 4 d theta. Now we are going to integrate the left hand side from 0 to theta, the right hand side from 0 to v. So once we are going to integrate it, the value of v comes out to be 8.24 meters per second. Then we are going to put this value in equation number 1 in order to find out the normal reaction force, which comes out to be 1529 न्यूटन. So this is how we have solved it. यहाँ एक चीज जो आप गलत कर सकते हैं वो ये कि जब आप AT की वैल्यू थीटा 60 पुट करें तो AT की जाहिर है उस इंस्टेंट पे थीटा 60 पे कोई वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी. ये ना हो कि आप कहें कि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू और आप वो जनरल इक्वेशन के बजाय कांस्टेंट एक्सप्रेशन इक्वेशन अप्लाई करके अपना सोल्यूशन जो है वो गलत निकाल लेना हो. AT की उस इंस्टेंट पे तो जाहिर है किसी भी इंस्टेंट पे जब आप कोई वैल्यू निकालेंगे तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, लेकिन AT is basically varying with respect to theta or with respect to time. हर इंस्टेंट पे हर टाइम के चेंज के साथ थीटा भी चेंज हो रहा है तो AT भी जो है वो चेंज हो रहा है. So basically AT is a function of theta. So you cannot apply the constant acceleration equations. Rather आप फिर जो है वो general kinematic equations को अप्लाई करते हुए solution करेंगे. Is it clear to all of you? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? सर जो v के लिए हम मतलब हमने फाइंड की थी तो एक दूसरे फॉर्मूले से हम कर सकते हैं हाइट से. कौन सा? अंडर 2gh. ये फार्मूला किस लिए किस assumption पे या किस चीज के लिए आपने डिराइव किया था, कुछ याद है? सर वो इनिशियली वो रेस पे होते हैं. It was for free falling objects, isn't it तारिक? यस सर ऐसे ही, लेकिन इसमें तो फोर्स नहीं लग रहा. बेसिकली फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है. तो ये क्या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है? इट इज स्लाइडिंग. सॉरी. ठीक है, तो वी कैन नॉट अप्लाई दैट फार्मूला. जी, एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? कोई और सवाल जो कोई स्टूडेंट पूछना चाहे रिगार्डिंग दिस एग्जांपल 13-9? सर काइंडली थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा ये एग्जांपल. किस स्टेप को? सर ये एक्सेलरेशन वाला जो आपने बताया. देखिए एक्सेलरेशन, अगर मैं लेट मी क्लियर द स्क्रीन. एक्सेलरेशन इसमें आपको जो है वो जहां तक ताल्लुक AT का है, हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो वी स्टेटेड दैट सिंस एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड वेलोसिटी आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेम एक्सिस व्हिच इज द टेंजेंशियल एक्सिस. सो आप जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं दे आर इक्वली एप्लीकेबल on a particle जिसकी आप एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनालिसिस कर रहे हैं along the t axis only. So t axis के along आप वो स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्मूले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन के आपने 6 फॉर्मूले देखे थे, 6 इक्वेशंस देखी थी at the very start of this chapter. 3 of them were the general kinematic equations which were of the form v equal to ds by dt, a equal to dv by dt and a ds equal to v dv. इसके अलावा फिर इन्हीं 3 जनरल इक्वेशंस को आपने कुछ स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस में इंटीग्रेट करके 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो है वो निकाली थी. एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप इन 6 में से कोई सी भी 3 इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या ये जनरल इक्वेशंस इस्तेमाल करनी है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन. अब आपके पास यहाँ जो AT है, AT इज बेसिकली इक्वल टू g cos ऑफ थीटा. तो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इट इज बेसिकली डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा रादर देन कांस्टेंट. ये हर इंस्टेंट पे सपोज पार्टिकल यहाँ मौजूद है, थीटा डिफरेंट होगा, AT की वैल्यू डिफरेंट होगी. पार्टिकल यहाँ मौजूद है, थीटा डिफरेंट होगा, AT की वैल्यू डिफरेंट होगी. तो बेसिकली AT इज चेंजिंग at each and every instant with respect to this theta. So you cannot apply the constant acceleration equations. Rather आपने जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो इस्तेमाल करनी है. अब अगर जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो वो कौन सी इक्वेशन है जनरल काइनेमेटिक वाली जो कि मुझे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और s या थीटा का रिलेशनशिप दे रही होती है? वो आपकी थर्ड इक्वेशन है AdS equal to VdV. So you have applied AdS equal to VdV and since you are applying it along the tangential axis तो आपका ये AtDS equal to VdV बन जाता है. AT की वैल्यू आपको पता है which is g cos of theta है. Since you will be integrating the left hand side with respect to theta, तो आपने ds को भी कन्वर्ट करना है in terms of d theta. तो वो आपने कैसे कन्वर्ट किया? आपके पास रिलेशनशिप होता है s equal to r या rho theta. तो यहाँ से आपको ds जो है वो rho d theta के बराबर मिल जाएगा. So आपने ds को रिप्लेस कर लिया with rho d theta which is 4 d theta. अब सिंपली आपने इंटीग्रेट कर दिया है with respect to theta.
Is it clear? Yes. जी sir. Yes sir. Thank you. Okay, now moving to the next problem, which is very much similar to the one which we have solved. अभी जो हमने solve किया है, सिवाय कुछ चीजें जो कि इसमें different हैं. आपके पास एक pendulum है जिसमें जो ये ball है, it has a mass of 30 kg, and this ball was already traveling with a speed of 4 meters per second when it is at its lowest position. So when the pendulum is at its lowest position, this ball is traveling towards the right with a speed of 4 meters per second. At this instant, we can say that we have theta is basically equal to 0 degrees. We need to determine the tension in the cord and the rate at which the ball speed is decreasing. ये क्या चीज है? Rate at which ball speed is decreasing. क्या कहते हैं इसको? Acceleration. Acceleration. Deceleration. कोई component या total? It's a tangential component. It is basically the tangential component of acceleration, because as we have discussed earlier as well, the tangential component of acceleration represents the increase or decrease in the magnitude of velocity. So the rate at which the ball speed is decreasing basically represents the tangential component of acceleration. So we need to determine the tangential component as well as the tension in the cord at theta equal to 20 degrees. Neglect the size of the ball. It means that we are going to take it as a particle. Okay, so first of all, drawing the free body diagram of this ball. So this is going to be the tangential axis and this is going to be the normal axis. ये आपके पास वो दो axes आ गई हैं, t axis और n axis, जिसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे. अगेन आपके पास जो बायनॉर्मल एक्सिस हैं वो यहाँ इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं है. उसके बाद कमिंग टू द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉल, वन इज द वेट ऑफ दिस बॉल व्हिच वुड बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. इसके अलावा और कौन सी फोर्स आनी चाहिए? Tension. So once we remove that cable connection, आपके पास tension आ जाएगी that would be acting towards the t-axis. So if that angle is theta, this angle would also be equal to theta. ये आपके पास free body diagram जो है वो complete हो जाएगी. So your free body diagram is now complete. Applying the equation which is summation say Fn equal to Man. So applying the equation summation Fn equal to Man, what are the forces which are acting along the normal axis? Tension. Any other force? mg cos theta or tension. So mg cos of theta, should it be positive or negative? Negative. So negative, so t minus w cos of theta should be equal to mv square over rho. Suppose मैं कहता हूँ this is my equation number 1. Again applying it along the tangential axis, summation ft equal to mat. What are the forces which are acting along the tangential axis? Plus mg sin theta. Plus mg or minus mg? Sorry sir, minus. Minus mg. So minus w या minus mg sin of theta should be equal to mat. Let me call it my equation number 2. m को अगर मैं कैंसिल कर दूं, so at would now be equal to minus g sin of theta. ऐसे ही है. So again, at is basically given to you as a function of theta. So at is not constant, rather at is given to us as a function of theta. So step क्या होगा? वही at ds equal to v dv. ठीक है, तो आपने वही इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जो हमने इससे पिछले प्रॉब्लम में इस्तेमाल की थी. a ds equal to v dv या at ds equal to v dv का आप इस्तेमाल करेंगे. at is minus g cos theta, so writing at as minus g sin of theta. What about ds? इसको हम d theta की फॉर्म में लिख सकते हैं. Yes sir. क्या हो जाएगा यहाँ? r d theta 4 into d theta. तो 4 into d theta हो गया. अब ये सवाल कराने का मकसद क्या है कि आपने यहाँ भी इंटीग्रल डाला, यहाँ भी इंटीग्रल डाला, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा ये 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेट. व्हाट अबाउट द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड? 4 से v तक. Yes, because the pendulum was already traveling at a speed of 4 meters per second, so you are not going to put it from 0 to v, rather you are going to put it from 4 till v. So ये सवाल कराने के दो मकसद है. एक तो ये कि लिमिट्स आप सही तरह से पुट करें, ये ना हो आंखें बंद करके हर दफा इसको 0 से v जो है वो पुट करें. The pendulum was already traveling at a speed of 4 meters per second when theta is equal to 0 degree. So theta की lower limit अगर आप 0 डाल लें तो accordingly you need to put out the lower limit of v to be equal to 4.
ठीक है, तो उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। जो आपकी v की वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमने समेशन fn इक्वल टू man वाली इक्वेशन अप्लाई की, देन वी अप्लाइड समेशन ft इक्वल टू mat which will give us at to be equal to minus g sine of theta. Then we have applied at ds equal to v dv, and accordingly once we are putting the limits we are integrating the right hand side from 4 to v and the left hand side from 0 to theta. So the value of v comes out to be 3.357 meters per second. The value of at comes out to be minus 3.36, and putting these values in equation number 1 will give you the value of tension to be equal to 361.1 Newton. Is this problem clear to all of you? Very much similar to the previous problem, सिवाय एक चेंज के कि जिसमें हमने ये लिमिट्स जो है वो थोड़ी सी चेंज की हैं। क्लियर है तमाम लोगों को? Okay, now if I ask you one more question, मैं आपसे कहता हूं कि you need to determine the maximum value of theta जिस तक ये बॉल जो है वो स्विंग करेगी। Can you find out that maximum value of theta जिस तक ये बॉल स्विंग करेगी? And how you are going to determine it? सर v से 0 तक क्या? That's true, because we know that once this ball reaches to its extreme right or extreme left position, momentarily for that position, the value of velocity is going to be equal to 0. So putting the value of v to be equal to 0 in this equation will basically give you the maximum value of theta. So आप बजाय थीटा की वैल्यू 20 डालने के आप v की वैल्यू 0 डाल दें तो अकॉर्डिंगली आपको थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगी जिस तक ये बॉल स्विंग होगी बिफोर कमिंग बैक टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं आपको ये ना पूछूं, मैं आपसे ये पूछ लूं कि मैक्सिमम स्विंग किस पोजीशन तक होगी वो डिटरमिन करें, वो थीटा डिटरमिन करें। तो आई होप कि वो थीटा आप फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? Yes, sir. No, sir. Okay, so moving on to the final exercise problem, which is problem 13-76. Okay, now in this case you have a particle which is this toboggan and a rider, and they have a total mass of 90 kg and they are traveling down along the smooth slope defined by the equation y equal to 0.08 x square. So now here y as a function of x is given to you as 0.08 x square at the instant when x equal to 10 meters. So once this x is equal to 10 meters, this particle is traveling with a speed of 5 meters per second. So here v is known to you that when x equal to 10, the particle is traveling down the smooth incline with a speed of 5 meters per second. You need to determine at this instant what is the rate of increase in the speed. So it means कि आपसे at पूछा जा रहा है. You need to determine the tangential component of acceleration as well as the normal force which this toboggan exerts on the slope. जो normal force exert की जा रही है वो आपने determine करनी है. You need to neglect the size of the toboggan and rider. It means that आप इसको as a particle लेके जो है वो solve करेंगे. Okay, so starting with the free body diagram of this particle, ये वो particle है जिसकी हम बात कर रहे हैं. So the free body diagram के लिए हम कहते हैं कि this is say the tangential axis. Accordingly आपके पास उसके 90 degrees के ऊपर normal axis आ जाएंगी. So ये tangential and normal axis आ गई. The forces which are acting here is the weight of this rider which would be acting vertically downward. The normal reaction force which would be acting along the normal axis से आपको ENC force जो है वो given है. So W और NC आपको given है. चूंकि स्मूथ स्लोप था तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, अदरवाइज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो यहाँ इन्वॉल्व हो सकती थी. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? एनी आइडिया? है तो वही fn और ft, डेल्टा fn डेल्टा ft करके. बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो समेशन fn और समेशन ft लिखने के लिए you have to know the value of theta, isn't it? जब भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं ना. तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? कैसे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ. सर 10 उसने हमें वैल्यू दी हुई है, क्या नाम है, x की y कंपोनेंट की हम इक्वेशन से निकाल लेंगे और x और y की अगर पता हो तो वो 10 वाले फॉर्मूला से निकल आएगा. tan इनवर्स ऑफ y ओवर x.
tan inverse of y over x. tan theta is dy by dx. y over, देखिए आप ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल नहीं है, इट इज अ स्लोप. नहीं सर, हम जब उस स्पेसिफिक उसी पॉइंट के लिए थीटा निकालना चाह रहे हैं ना. अच्छा हाँ ठीक है. ठीक यस है, सर, समझ गया. समझ गए. अब थोड़ा सा सोचिए सवाल कराने का मकसद क्या है, वरना तो बहुत आसान हो जाता है इसको. थीटा स्लोप ऑफ इक्वेशन से मालूम कर लेंगे. हाँ, तो स्लोप क्या होती है? dy by dx होती है. ऐसे ही है ना? यस सर, लेकिन सर अच्छा, ड्रॉ को यूज करते हैं. लेकिन इसमें एक और मसला भी है. Do you know the value of radius of curvature rho? Because unless and until rho is known to you, जब आप m या mv square over rho लगाएंगे, आपको rho की भी जरूरत तो पड़ेगी. So can you find out this rho at the instant when x equal to 10? Is there any formula जो कि हम rho को फाइंड करने के लिए यूज कर सकें? चैप्टर नंबर 12 कोई फॉर्मूला पढ़ा था आपने ऐसा? यस सर, क्या था 1 वो? प्लस dy by dx स्क्वायर होल स्क्वायर फिर 3/2 अंडर रूट कुछ था सर. सर आपने कहा कि ये कम यूज होगा. देखिए मैंने कहा था कम यूज होगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल यूज नहीं होगा. ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था अगर हम उसको लिखना चाहें? रॉ बेसिकली था 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर y ओवर डी एक्स स्क्वेयर. याद आया फॉर्मूला? स्लाइड में लिखा हुआ था. स्लाइड में लिखा हुआ था. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रॉ, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज tan theta equal to slope which is dy by dx in order to find out the value of theta. So coming to the solution, y is given to you as 0.08 x square. So accordingly dy by dx would become 0.16 x. When x is equal to 10, this dy by dx would be equal to 1.6. Similarly, differentiating it once again with respect to x, d square y over dx square would be equal to 0.16. The formula for finding the radius of curvature is again flashed to you. Rho equal to 1 plus dy by dx square whole power 3/2 over d square y over dx square. So putting all the values, the value of radius of curvature at this instant comes out to be 41.98 मीटर. इसी तरह जब हम स्लोप की बात करें, आपके पास स्लोप जो है वो dy by dx से डिफाइन होती है, and that is equal to tan theta. So accordingly at this instant theta would comes out to be 57.99 degrees. It means कि आपके पास ये जो थीटा है ये 57.99 डिग्रीज आ गया. नाउ योर फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन टू यू हियर, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे बनाई थी. सो नाउ अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस, समेशन ft इक्वल टू mat, समेशन fn इक्वल टू man. द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस द कंपोनेंट ऑफ वेट. सो यू कैन राइट w साइन ऑफ थीटा या w cos ऑफ 90 माइनस थीटा, जिस तरह भी आप जिस तरीके से भी एंगल लेना चाहें, n एक्सिस से या t एक्सिस से, जिस तरह भी आप मेजर करना चाहें. सो ज्यादा आराम से आप मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू n एक्सिस जो ये थीटा बना रहे हैं. सो आपके पास ये w साइन ऑफ थीटा हो जाएगा which is 57.99. So इससे you can find out the tangential component of acceleration. So applying it along the normal axis, the forces which are acting along the normal axis is nc minus w cos of theta should be equal to mv square over rho. So accordingly आपके पास जो है वो n की वैल्यू आ जाएगी. सारा सवाल कराने का मकसद क्या था कि ऑल्दो मैंने कहा यही है कि जनरली रॉ आपको नोन होता है, लेकिन इन केस किसी प्रॉब्लम में रॉ आपको नोन नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नोन नहीं है, लेकिन y एज अ फंक्शन ऑफ x के तौर पे गिवन है, तो उस सूरत में फिर आप इस फॉर्मूले के जरिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. चलें, so with this our topic of equation of motion in terms of normal and tangential coordinates is being finished. अब हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा हम अगले टॉपिक के हवाले से छोटी सी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम क्विज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स. ये टॉपिक हम स्टार्ट तो नेक्स्ट वीक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको थॉट देने के लिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर और नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम. वजह क्या है? उस वजह को समझने के लिए
ये एक ब्लैंक स्लाइड मैंने डाली है जिसमें थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं उस वजह को समझने के लिए। तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर से ट्यूब, पाइप, जो भी आप कहना चाहें, हम इसको कंसीडर करते हैं। सो दिस इज से अ ट्यूब जिसके अंदर आपके पास एक पार्टिकल है विच इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस ट्यूब, और ये ट्रेवल किस तरह कर रहा है, आपने इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई की है जिसके नतीजे में ये पार्टिकल जो है वो इस कर्व के अलोंग जो है वो ट्रेवल कर रहा है। लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट ताकि आपको इसको मैं सही से समझा सकूं। ओके, सो हम कर क्या रहे हैं कि हमने कहा कि हमारे पास एक अदद स्लॉट है जो कि कुछ इस शेप का है स्लॉट, and we have a particle which is present in this slot. It is moving in this slot. किस तरह move कर रहे हैं? We are applying a tangential force on this particle, and as a result of this tangential force, this particle is moving within the slot. Now, as per our discussion of kinematics, हम r और थीटा कोऑर्डिनेट्स अगर इसमें डिफाइन करना चाहें तो कुछ याद है हम r और थीटा कोऑर्डिनेट्स किस तरह डिफाइन करते थे? How do we define the r coordinate? Anyone volunteer? किस चीज का कोऑर्डिनेट? जो आर थीटा कोऑर्डिनेट्स या काइनेमेटिक्स में हम आर एक्सिस डिफाइन करते थे वो कैसे डिफाइन करते थे, कुछ याद है? चैप्टर नंबर 12 में आर को सर फ्रॉम सेंटर लेते थे। हम बेसिकली किसी भी फिक्स पॉइंट से, फिक्स ओरिजिन से इस पार्टिकल तक एक एक्सिस डिफाइन करते थे, वो हमारा आर कोऑर्डिनेट हो जाता था और फिर उसी एक्सिस को हम एक्सटेंड करते थे तो हमें आर एक्सिस मिल जाती थी। ऐसे ही है? यस सर। ओके, हाउ इन दैट केस हमें थीटा एक्सिस कैसे मिलती थी? परपेंडिकुलर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। परपेंडिकुलर टू द आर एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर एक्सिस आ गई विच इज द थीटा एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास एक पार्टिकल है विच इज ट्रेवलिंग इन अ कर्व पाथ या स्लॉट या पाइप जो भी है, और आप इस पार्टिकल को मोशन कैसे दे रहे हैं? आप इस पार्टिकल को एक अदद अप्लाइड फोर्स जो है वो इस पे अप्लाई करें, टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास टी एक्सिस है, तो यू आर बेसिकली अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल जो कि इसको मूव करा रही है। इस फोर्स को सपोज मैं नाम देता हूँ फोर्स एफ का, जिसके अप्लाई आप कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग, और ये फोर्स जो है ये इस पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मोशन दे रही है विद इन दिस पाइप। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जरा इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इस पार्टिकल का कोई ना कोई वेट होगा, वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सो चले मैं वेट को बना देता हूं विच इज दिस वेट W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और कौन कौन सी चीजों को आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में शामिल करेंगे? अगर रोप से बांधा हुआ है तो टेंशन। रोप से नहीं बांधा हुआ, ये तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन, पाइप में मूव कर रही है। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्यों आएगी? जब आप पाइप रिमूव करेंगे, पाइप और और ट्यूब के पार्टिकल अंदर। का कनेक्शन ऐसे ही है, Yes. तो वो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में आनी Yes, sir. चाहिए? सर टी एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो टी एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने ये एन एक्सिस डिफाइन की। इट मींस कि मेरे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो एन एक्सिस के अलोंग आनी चाहिए। ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, अब जरा गौर से इस फिगर को देखें, कोई और फोर्स रह तो नहीं गई? व्हाट अबाउट फ्रिक्शन? पाइप और पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी? यस सर। स्मूथ पार्टिकल या पाइप नहीं है, इट मींस के फ्रिक्शन फोर्स भी होगी। सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्स? सर पॉजिटिव टी एक्सिस। आर यू श्योर? पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, टी एक्सिस पे नहीं है। होगी वो टी एक्सिस के अलोंग ही, बट इट शुड बी एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव टी एक्सिस। ऑपोजिट टू द मोशन होती है ना, रिलेटिव मोशन। अब यहाँ पाइप स्टेशनरी है, पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द मोशन व्हिच इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द नेगेटिव टी एक्सिस। सर पार्टिकल नीचे आ रहा है ना? देखो फोर्स पार्टिकल पे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नीचे आएगा। अच्छा वो ठीक है ठीक है। वी आर Yes, sir. अप्लाइंग अ फोर्स F अलोंग द टी एक्सिस, तो वो उसको ऊपर खींच रही है, तो वो नीचे क्यों Yes, sir. आएगा पार्टिकल?
सर मैं वेट की वजह से समझ आया, मेरे को फ्री फॉल टाइप है। नहीं फ्री फॉल नहीं है। ओके, सो इज द फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नाउ? यस सर। चलें अब थोड़ा सा गौर से देखें। आपके पास एक अदद फोर्स है जिसको हमने वेट कहा है, एंड दिस वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे ही है। इसके अलावा आपके पास कुछ फोर्सेस हैं, मसलन ये अप्लाइड फोर्स है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द टेंजेंशियल एक्सिस, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव टी एक्सिस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द एन एक्सिस। आपके पास फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही हैं, आपके पास फोर्सेस एंटी प्लेन यानी एंटी एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं। आपने इन तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व के एक्सिस के अलोंग करना है, आपने आर और थीटा एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। इट मींस के आपके पास एक ही प्रॉब्लम में वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीनों के तीनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि अभी हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। इसमें एक्स वाई प्लेन की फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, इसमें एंटी प्लेन की फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, और इन तमाम फोर्सेस को आपने रिजॉल्व करना है आर और थीटा एक्सिस के अलोंग। तो एक तरह से आपके तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं when you are writing the equation of motion in terms of r and theta coordinates. That's why आपके पास जो kinematics या kinetics in terms of r theta coordinates है, it is much more complicated as compared to the kinetics in terms of xy और anti coordinate system, क्योंकि वहां आप as such एक या दो coordinate system ही कंसिडर कर रहे थे। यहाँ तीनों coordinate system की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, आपने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है आर थीटा के अलोंग। अब मुझे एक और बात बताएं, ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है या जो फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ है या नॉर्मल फोर्स एन है, इनको आप आर और थीटा एक्सिस के अलोंग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? व्हाट डू यू रिक्वायर फॉर रिजॉल्विंग दीज फोर्सेस अलोंग द आर और थीटा एक्सिस? थीटा आपको एंगल। आपको एंगल चाहिए कि ये एफ जो है वो आर एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, या टी एक्सिस और आर एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है, जब भी आप एफ 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 और एनसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, दूसरी एक और बात बताएं, इस W को भी तो आपने रिजॉल्व करना है अलोंग द R और थीटा एक्सिस। अब W को कैसे रिजॉल्व करेंगे? आपको W का भी एंगल चाहिए R या थीटा से। यस सर। वो एंगल क्या होगा, कुछ अंदाजा है? सर फोर्स और उसके दरमियान वाले में ऐड कर देंगे आर और एफ वाला। बेसिकली ये हम सिचुएशन देख रहे हैं ना, ये हमारे पास R एक्सिस है, सो मेरे पास W एक्ट कर रहे हैं इस पोजीशन पे। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सर दिस 90 एंगल माइनस इज थीटा जो 90 एक्सिस। माइनस थीटा। सो W डिपेंड कर रहा है इस वैल्यू ऑफ थीटा पे, इसके अलावा F एफ एफ और एनसी डिपेंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ साई के ऊपर, जिसको मैं डिफाइन करता हूं, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सिस एंड आर एक्सिस। तो मुझे बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये एंगल वगैरह डिटरमिन करने होंगे, तभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में सही तरीके से लिख सकता हूं। यही वजह है कि राइटिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस टू टॉपिक्स। सो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हर एक को होगी, या बाकी डिस्कशन या एंगल्स कैसे निकालने हैं वो हम बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीक लेक्चर। फिलहाल इस प्री बॉडी डायग्राम के हवाले से कोई चीज जो आप पूछना चाहें? डिफिकल्टी आपको आइडिया हो गया कि क्यों डिफिकल्ट होता है इक्वेशन ऑफ मोशन आर थीटा में लिखना? हम ये इस्तेमाल करते क्यों हैं? देखिए, हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आपको जनरली जब कभी पार्टिकल मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, तो आपको ज्यादातर डाटा इन टर्म्स ऑफ उसके एंगल के हवाले से गिवन होता है कि आपकी ये जो पार्टिकल है इसका पाथ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे जो है वो नोन होता है, जिसकी वजह से फिर आपको जाना पड़ता है आर थीटा कोऑर्डिनेट्स की तरफ। सही। ठीक है, ओके। सो फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से कोई चीजें क्लियर हुई है, ये वाली जो भी हमने डिस्कस की थी? तफसील के साथ ये एंगल्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्चुअली लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम।